गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वांटम यांत्रिकी में क्या डेविसन जर्मर प्रयोग। ठीक है, कौन सा प्रयोग करने जा रहे हैं हम? डेविसन जर्मर प्रयोग। देखो ये क्या होता है, डेविसन जर्मर प्रयोग क्या होता है ना, इसको हम कैसे समझाते हैं और ये क्यों काम में लेते हैं। डेविसन जर्मर प्रयोग द्वारा, इस प्रयोग के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसकी तरंग प्रकृति की पुष्टि की जाती है। तरंग प्रकृति की पुष्टि की जाती है। ठीक है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि डी ब्रोगली के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक द्रव्य कण होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एक द्रव्य कण होता है। ठीक है, और क्योंकि ये द्रव्य कण है इसलिए इसका व्यवहार किसकी तरह मानते थे हम? तरंग की तरह मानते थे। तो ये जो डेविसन जर्मर प्रयोग होता है ये इसकी सहायता से इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की पुष्टि की जाती है। ठीक है, आपने पहले डी ब्रोगली परिकल्पना पढ़ी थी और डी ब्रोगली परिकल्पना के द्वारा हमने तरंग दैर्ध्य बताई थी। इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? 12.27 अपॉन रूट वी क्या एंगस्ट्रॉम होती है। होती है या नहीं होती? डी ब्रोगली के अनुसार इलेक्ट्रॉन की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो कितनी होती है? 12.27 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम। ये जो फॉर्मूला है वो हमने कब लिखा था? ये कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास? सैद्धांतिक फॉर्मूला डी ब्रोगली ने दिया था। और इलेक्ट्रॉन की प्रकृति कैसी मानी थी? तरंग प्रकृति, और उसकी तरंग दैर्ध्य हम निकाल सकते थे इलेक्ट्रॉन की इस फॉर्मूले के द्वारा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की तरंग की जो प्रकृति की पुष्टि जो हम करेंगे, ये तो सिद्धांतिक फॉर्मूला है ना, अब हम प्रायोगिक रूप से करेंगे। तो प्रायोगिक रूप से करने के लिए डेविसन जर्मर प्रयोग में देखो क्या होता है, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन गन होती है। इसको हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, क्या होती है? इलेक्ट्रॉन गन होती है। इलेक्ट्रॉन गन से हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन पुंज प्राप्त करते हैं। इलेक्ट्रॉन गन से क्या प्राप्त करते हैं हम? इलेक्ट्रॉन पुंज। यहां ये दो डायफ्राम से लगे होते हैं। ये किसकी संरचना पढ़ रहे हैं हम? इलेक्ट्रॉन गन की। ठीक है, इस तरीके की होती है ये देखो। इलेक्ट्रॉन गन पर हम V वोल्ट का क्या करते हैं? विभवांतर लगाते हैं। ठीक है, कितने वोल्ट का? V वोल्ट का। जैसे ही V वोल्ट का विभवांतर लगाते हैं हम, जैसे 10 वोल्ट 20 वोल्ट, तो इसमें से हमारे पास क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। और ये कैसे आते हैं हमारे पास? एक पुंज के रूप में आते हैं। तो पहली बात ये हो गई कि इलेक्ट्रॉन गन से हमें, या इलेक्ट्रॉन पुंज, इलेक्ट्रॉन गन से हमें क्या प्राप्त हो जाता है? इलेक्ट्रॉन पुंज प्राप्त हो जाता है। ये हम बोल सकते हैं क्या मिल रहा है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन पुंज मिलता है। तो डेविसन जर्मर प्रयोग में पहले क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन गन है। ठीक है, इसे हम बोल सकते हैं आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसमें हम क्या करते हैं? एक
क्रिस्टल काम में लेते हैं, कौन सा? निकिल क्रिस्टल। ये कौन सा क्रिस्टल हमारे पास? निकिल क्रिस्टल। निकिल की क्या है? ये धातु है। ठीक है, तो देखो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ये किससे टकराएंगे? हमारे पास निकिल क्रिस्टल से टकराएंगे और यहाँ इस क्रिस्टल से इनका क्या हो जाता है? प्रकीर्णन हो जाता है। और कितने कोण पर चले जाते हैं? मान लीजिए कितने कोण पर चले गए? हमारे पास 5 कोण पर चले गए। इसे हम बोलते हैं विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज भी बोलते हैं। टकराकर इधर चलेगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक क्या लगा होता है? संसूचक लगा होता है। ठीक है, क्या लगा होता है हमारे पास? संसूचक लगा होता है। संसूचक क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन की जो तीव्रता आ रही है हमारे पास, किसकी तीव्रता? इलेक्ट्रॉन की जो तीव्रता आती है यानी कि कम या ज्यादा, वो पता लगाता है कि कितने कोण पर आ रही है। यानी जैसे अलग अलग कोण पर ये जो इलेक्ट्रॉन टकराकर यहाँ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास यहाँ संसूचक में आएंगे उनकी तीव्रता क्या है कि किस कोण पर ज्यादा आ रहे हैं प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन या किस कोण पर क्या आ रहे हैं? कम आ रहे हैं। ठीक है, फिर सुनो, डेविसन जर्मर प्रयोग में हमारे पास क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन गन होती है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन गन से क्या निकलते हैं? जब इसे V वोल्ट से त्वरित किया जाता है तो इसमें से क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन। यहाँ ये जो डायफ्राम होते हैं इनका काम क्या होता है कि ये पुंज एक सरल रेखा में जाए ना, सीधे निकल जाए। फिर ये किस पर आपतित कराते हैं? हम निकिल क्रिस्टल पर कराते हैं और इलेक्ट्रॉन पुंज को हम आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज भी कहते हैं। अब ये जब इससे टकराएगा तो इसकी विवर्तन की घटना हो जाती है, टकराकर ये ऐसे विवर्तित हो जाते हैं, प्रकीर्णित हो जाते हैं। और ये कितने कोण पर हो गए हमारे पास? मान लीजिए 5 कोण पर हो गए। ठीक है, अब जो ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं ना यहाँ से यहाँ तक, तो सभी इलेक्ट्रॉनों का प्रकीर्णन जो होता है वो अलग अलग कोणों पर होता है, जिसके कारण अलग अलग कोण पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की तीव्रता भी क्या मिलती है? अलग अलग मिलती है। जैसे 30 डिग्री पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, 35 डिग्री पर और इलेक्ट्रॉन की तीव्रता बढ़ गई या घट गई। अलग अलग कोण पर जो यहाँ इलेक्ट्रॉन का संसूचन होता है वो क्या होता है? हमारे पास अलग अलग होता है। तो इस संसूचक की सहायता से हम क्या करते हैं? ध्यान से देखना, इस संसूचक की सहायता से इलेक्ट्रॉन की तीव्रता, इलेक्ट्रॉन की तीव्रता और प्रकीर्णन कोण में, प्रकीर्णन कोण फाई में क्या खींचते हैं? हम ध्रुवीय ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, क्या खींचते हैं? हम ध्रुवीय ग्राफ खींचते हैं। इलेक्ट्रॉन की तीव्रता का मतलब यहाँ पर किससे है? इलेक्ट्रॉन की तीव्रता का मतलब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएंगे, ठीक है, तो वो कितने कोण पर कितने जा रहे हैं? अलग अलग कोणों पर संसूचक में इलेक्ट्रॉन, संसूचक क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा के बारे में बता सकता है ना, संवेग के बारे में भी बता सकता है। कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की तीव्रता जो आ रही है अलग अलग कोण पर वो यहाँ आती है, कभी ज्यादा आते हैं कभी क्या आते हैं कम। वो किस पर निर्भर करता है? प्रकीर्णन कोण फाई पर। तो हम क्या करते हैं, जो यहाँ इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं और जो किस कोण पर प्रकीर्णित हो रहे हैं, है ना, उनके बीच में हम क्या खींचते हैं? ध्रुवीय ग्राफ खींचते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आपतित पुंज, आपतित पुंज, मैंने क्या किया कि ये जो इलेक्ट्रॉन गन है, ठीक है,
इलेक्ट्रॉन गन है इसको मैंने 40 वोल्ट दिया, मतलब मैं कितने पर दे रहा हूँ यहाँ से 40 वोल्ट। देखो जैसे मैं यहाँ 40 वोल्ट रखता हूँ ना तो इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिलती है ईवी। इस ऊर्जा के कारण इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, त्वरित होते हैं। ईवी के कारण इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यहाँ पर त्वरित होंगे। इस स्थिति में जो ग्राफ आता है कुछ इस तरीके का आता है, कुछ इस तरीके का आता है। ठीक है, ये क्या बताता है, ये प्रकीर्णन, मतलब ये बताता है कि हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन की तीव्रता होती है कुछ इस तरीके से प्राप्त होती है। फिर हमने क्या किया कि यहां से विभवांतर का मान और ज्यादा बढ़ा दिया। विभवांतर का मान बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा होती है उसमें भी वृद्धि होती है, क्योंकि ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, E बराबर क्या, ईवी। ठीक है, तो 48 वोल्ट जैसे ही करते हैं हम, ये देखो हमने कितना वोल्ट कर दिया, 48 वोल्ट कर दिया। इसका ग्राफ कुछ मान लो ऐसा आ गया। ये क्या है, ये तीव्रता का ग्राफ है ये। ठीक है, किसका ग्राफ है, ये तीव्रता का ग्राफ है। कितने वोल्ट पर है ये, 48 वोल्ट पर है। तीसरा हम क्या करते हैं कि इसको 54 वोल्ट देते हैं, 54 वोल्ट यहां अप्लाई करते हैं। अब 54 वोल्ट जैसे ही अप्लाई करते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, त्वरित होंगे और ज्यादा ऊर्जा तेजी से आएंगे हमारे पास, फिर प्रकीर्णित होकर जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरीके का आता है। और ये जो तीव्रता मिलती है ना हमें, ये जो तीव्रता मिलती है हमें इस स्थिति में अधिकतम मिलती है। इस स्थिति में जो प्रकीर्णन कोण होता है, इस स्थिति में जो प्रकीर्णन कोण होता है फाई, वो कितने के बराबर होता है हमारे पास, 50 डिग्री के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन या सबसे ज्यादा हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की तीव्रता संसूचक में प्राप्त होती है वो कब प्राप्त होती है, जब हम यहाँ कितना विभवांतर लगा दें, 54 वोल्ट लगा दें। तो इस स्थिति में यहाँ जो इलेक्ट्रॉन आएंगे और टकरा कर जाएंगे, उस स्थिति में प्रकीर्णन कोण कितना, 50 डिग्री जब होगा तो उस स्थिति में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंचते हैं, संसूचक में पहुंचते हैं। तो ये एक विशेष स्थिति होती है क्या, कि V इज इक्वल टू कितना, 54 वोल्ट और फाई का मान कितना, 50 डिग्री। ठीक है, तो कितने वोल्ट पर देखा ये, 54 वोल्ट पर, और प्रकीर्णन कोण कितना आया, फाई बराबर से 50 डिग्री। अब देखो इसमें एक बात, ये जो हमारे पास है ये क्या है, एक धातु है। क्या है ये, धातु है। ठीक है, क्रिस्टल है ये। कौन सा क्रिस्टल है ये, निकल क्रिस्टल है। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करनी है, इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी है। तो क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन किस पर आपतित हो रहे हैं, क्रिस्टल पर आपतित हो रहे हैं, तो इनका व्यवहार सेम उसी तरीके का होता है जिस तरीके से एक्स किरणों का क्या होता है, विवर्तन होता है। एक्स किरणों के विवर्तन की तरह होता है, एक्स किरणों के विवर्तन की तरह होता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि जो हमारे पास एक्स किरणों की जो हमारे पास तरंग दैर्ध्य होती है, और ये जो क्रिस्टल का जो हमारे पास क्रिस्टल जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, हमारे पास इसमें जालक होते हैं, परमाणु होते हैं, परमाणुओं के बीच की दूरी होती है ना, तो उसकी तरंग दैर्ध्य की कोटि की होती है। कहने का मतलब यह है कि जब हम निकिल क्रिस्टल पर एक्स किरणें डालते हैं तो उसका क्या हो जाता है, विवर्तन हो जाता है। सेम यहाँ होता है, जब हम इलेक्ट्रॉनों को भी डालते थे उसका भी क्या हो जाता है, उसका भी क्या हो जाता है, प्रकीर्णन हो जाता है। तो एक्स किरणों का जब विवर्तन होता था तो उसमें हम कौन सी समीकरण काम में लेते थे, ब्रेग समीकरण।
ठीक है, कौन सी समीकरण काम में लेते थे हम? ब्रेग समीकरण, और वो होती थी क्या? 2d sin थीटा बराबर से क्या? n लैम्बडा। ठीक है, और n का वैल्यू हम कितना डिसाइड कर देते हैं? यहाँ पर 1 डिसाइड कर देते हैं, तो क्या बनेगा हमारे पास? 2d sin थीटा इज इक्वल टू क्या? लैम्बडा। आ गई बात समझ में? यानी कि इलेक्ट्रॉन का विवर्तन से उस प्रकीर्णन उसी तरीके से मान लिया जिस तरीके से किसका होता था? एक्स किरणों का। अब देखो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्या है? क्रिस्टल। ठीक है, अब ये जो क्रिस्टल होता है ना, क्रिस्टल, ये जालक होते हैं, ये जालक परमाणु होते हैं ना इसमें, जो आपने सॉलिड स्टेट में पढ़ी होगी। इनके जो बीच की दूरी होती है ना इन जालकों के लिए, निकल क्रिस्टल में डी की वैल्यू जो होती है, किसमें? निकल क्रिस्टल में, वो होती है 0.91 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है? 0.91 एंगस्ट्रॉम होती है। थीटा कैसे निकालोगे? ये देखो, ये हमारे पास एक पुंज क्या हो गया हमारे पास? आपतित हो रहा है, ये देखो ये हो रहा है, और ये क्या हो गया हमारे पास? यहां से ये प्रकीर्णित हो गया। ये कितने कोण पर हो गया? पाई कोण पर। अब देखो ये रेखा खींच लेता हूं मैं, ठीक है, ये रेखा खींच लेता हूं, ये वाली रेखा खींच ली, तो देखो ये कौन सा नियम लागू होता है? ये परावर्तन का होता है, प्रकीर्णन। और ये कोण कितना होता है? फाई। तो ये कोण हम कितना मान लेते हैं? थीटा। और ये भी कोण कितना होता है हमारे पास? थीटा होता है। देखो परावर्तन की घटना हम पढ़ चुके हैं कि ये प्रकाश की किरण आई, ऐसे चली गई, और यहाँ अभिलंब हम खींच देते हैं ना, तो ये जो पूरा कोण है ना, ये कितना है? फाई। तो ये कितना होता है? थीटा। और ये भी कितना होता है हमारे पास? थीटा होता है। तो हम यहां से लिख सकते हैं फाई प्लस थीटा प्लस 2 थीटा, 2 थीटा इज इक्वल टू कितना? 180। तो 2 थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस कितना? 50। फाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 50 है। तो 2 थीटा इज इक्वल टू, इसमें से जब हम घटाते हैं तो कितना बचेगा? 130। और 130 का हम जब आधा करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 65 डिग्री आ जाएगा। थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 65 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? यहाँ पर 65 डिग्री होती है। ठीक है, तो अब इन सभी वैल्यू को हम किस में रख देते हैं? इस ब्रेग समीकरण में रख देते हैं। तो देखो क्या होगा, 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 0.91 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 10 इंटू साइन कितनी? 65 इज इक्वल टू लैम्बडा। तो लैम्बडा की जो वैल्यू आती है वो आती है 1.65 क्या? एंगस्ट्रॉम आती है। ठीक है, कितनी आती है? 1.65 एंगस्ट्रॉम। और ये कैसी आई है? ये जो आई है ये प्रायोगिक आई है। ये इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। कैसी आई है ये हमारे पास? प्रायोगिक आई है। ठीक है, अब देखो ये जो फॉर्मूला था लैम्बडा इज इक्वल टू 12.1, ये कैसा मान था? सैद्धांतिक। हम सैद्धांतिक भी देखते हैं, सैद्धांतिक। तो लैम्बडा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन रूट 54 एंगस्ट्रॉम। तो इसको जब हम सोल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या है? 1.67 एंगस्ट्रॉम आती है। तो देखो जब हमने ये प्रैक्टिकल किया तो इससे ये जो तरंग दैर्ध्य आई है इसका मान हमारे पास कितना निकल के आया है? 1.65 एंगस्ट्रॉम निकल के आया। और जब हमने सैद्धांतिक मान जो कि परिकल्पना थी हमारे पास उससे देखा तो हमारे पास कितना आया?
67 एंगस्ट्रॉम, यानी इक्वेशन नंबर कितनी 2। आई या नहीं आई? अब देखो इक्वेशन 1 व 2 से हम कह सकते हैं कि प्रायोगिक मान जो है वो बराबर होता है किसके, सैद्धांतिक मान के। लगभग बराबर आ रहा है ना, प्रायोगिक मान लगभग सैद्धांतिक मान के क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। यानी कि प्रायोगिक रूप से जो तरंग दैर्ध्य थी इलेक्ट्रॉन की, वो ही किससे आ रही है, सैद्धांतिक रूप से। यानी कि प्रैक्टिकल भी कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, तरंग दैर्ध्य होती है, जो कि हमने सैद्धांतिक रूप से कहा था। तो हम कह सकते हैं कि अतः इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, तरंग प्रकृति होती है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, अतः इलेक्ट्रॉन की क्या होती है हमारे पास, तरंग प्रकृति होती है। तो ये कौन सा प्रयोग है हमारे पास, डेविसन जर्मर प्रयोग है। और डेविसन जर्मर प्रयोग का उपयोग हम इसलिए ही करते हैं ताकि हम इलेक्ट्रॉन के तरंग सिद्धांत की क्या कर सकें, पुष्टि कर सकें। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्या, डेविसन जर्मर क्या प्रयोग। ठीक है, डेविसन जर्मर प्रयोग के बाद हम यहाँ पर पढ़ते हैं किसके बारे में, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत के बारे में। ठीक है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का क्या सिद्धांत। ठीक है, ये क्या होता है, तो देखो इसका हम पहले कथन देख लेते हैं। ये क्या कहता है कि किसी भी क्षण पर, क्षण मतलब समय, एक कण की स्थिति तथा संवेग, स्थिति तथा संवेग का एक साथ, स्थिति तथा संवेग का एक साथ एक ही दिशा में, एक साथ एक ही दिशा में पूर्ण रूप से यथार्थता पूर्वक निर्धारण नहीं किया जा सकता। यदि स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा x तथा संवेग में अनिश्चितता डेल्टा px हो, तो इनका गुणनफल कभी भी h कट अपॉन 2
से कम नहीं हो सकता, अर्थात डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर देन या इक्वल टू एच कट अपॉन 2, वेयर जहां एच कट होता है 1.054 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, या फिर हम लिख सकते हैं एच कट इज इक्वल टू एच अपॉन कितना 2 पाई। ये क्या है हमारे पास, आपने बहुत बार पढ़ा होगा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। ठीक है, अब समझना देखो, सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, चिरसम्मत भौतिकी की बात, जिसमें हम न्यूटन्स लॉ पढ़ते हैं ना, जो चिरसम्मत भौतिकी जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, न्यूटन्स लॉ पढ़ते हैं। तो देखो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जैसे ये कोई कण है और ये कण अगर v वेग से क्या कर रहा है, गति कर रहा है, और कुछ समय पश्चात ये बिंदु A से बिंदु B ऐसे गति कर रहा है, तो किसी समय हम इसकी स्थिति भी बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं, स्थिति भी बता सकते हैं, और क्या बता सकते हैं, संवेग भी बता सकते हैं। संवेग हम जानते हैं P बराबर से क्या mv, कि ये कण कहाँ होगा और इसका संवेग क्या होगा बता सकते हैं हम। अगर हम चिरसम्मत भौतिकी की बात कर रहे हैं तो किसी समय हम कण की स्थिति और संवेग के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम क्वांटम यांत्रिकी पर आते हैं तो क्वांटम यांत्रिकी में हम क्या कहते हैं कि जो कण है वो क्या है, एक तरंग है। क्या है हमारे पास, एक तरंग है हमारे पास। ठीक है, तो यदि हम कण की बात करें, कि किसी कण की बात करें हम, तो कण को हम किससे व्यक्त कर सकते हैं, तरंग से। ठीक है, किससे व्यक्त करते हैं हम, तरंग से। और इसमें जो तरंग दैर्ध्य होती है ना, वो लैम्ब्डा इज इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन पी होता है। ठीक है, यहां जो तरंग दैर्ध्य हो, क्योंकि तरंग की बात करते हैं हम क्वांटम यांत्रिकी में, तो लैम्ब्डा इज इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन पी होता है। अब ये देखो, मान लो कण जो है वो क्या कर रहा है, किसके द्वारा व्यक्त किया, माने तरंग के द्वारा व्यक्त किया है। अब मान लो कण की हम तरंग दैर्ध्य निकाले, तो हम जानते हैं दो सुरंगों के बीच की दूरी क्या होती है, तरंग दैर्ध्य होती है। तो लैम्ब्डा की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। लैम्ब्डा की वैल्यू फाइंड आउट होगी तो P इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्ब्डा क्या पता लग जाएगा हमारे पास, संवेग पता लग जाएगा। लेकिन जब हम स्थिति पता करना चाहेंगे तो देखो कण के पाए जाने की संभावना यहां से लेकर यहां तक होगी। क्या कण की स्थिति बता पाएंगे, फिर हम नहीं बता पाएंगे, असंभावनाएं क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। अगर इस तरंग को मैं कुछ इस तरीके से बनाऊं, देखो ये इस तरीके से, ऐसी स्थिति में ये देखो यहां से यहां तक, अब हमने क्या किया, तरंग दैर्ध्य कम कर दी, क्यों, ताकि कण के पाए जाने की संभावना क्या हो, लिमिट हो, हमें यहां मिल जाए कण। यहां तो देखो यहां से यहां तक होगा कण कहीं। अब मान लो इस, ये तो हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, यहां से तो तरंग दैर्ध्य प्राप्त कर सकते हैं आराम से, और तरंग दैर्ध्य प्राप्त हो जाएगा तो संवेग, लेकिन स्थिति का आकलन करना आसान नहीं होता है फिर। लेकिन जब हम ऐसी तरंग बनाते हैं तो देखो स्थिति, कण के पाए जाने की संभावना क्या हो गई, ज्यादा हो गई, लेकिन ऐसी स्थिति में देखो तरंग दैर्ध्य चेंज हो गया। अगर आप स्थिति ज्ञात करना चाह रहे हो ना कण की, तो इसमें ज्ञात करने के बजाय इसमें थोड़ा आसानी से ज्ञात कर सकते हो, लेकिन ऐसी स्थिति में तरंग दैर्ध्य क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, यानी संवेग चेंज हो जाता है। यानी कि जब आप संवेग पता कर लोगे तो स्थिति पता करने में आपको क्या आएगी, दिक्कत आएगी। लेकिन जब आप स्थिति पता करना जाओगे तो फिर संवेग चेंज हो जाएगा। क्वांटम यांत्रिकी में जब किसकी तरह व्यवहार करता है कण, तरंग की तरह व्यवहार करता है। ठीक है,
तो इनमें क्या पाई जाती है, स्थिति में और संवेग में क्या पाई जाती है, अनिश्चितता पाई जाती है, फिक्स नहीं होता है ना। तो यही कह रहा है कि किसी भी क्षण पर एक कण की स्थिति तथा संवेग का एक साथ एक ही दिशा में पूर्ण रूप से यथार्थपूर्वक निर्धारण नहीं किया जा सकता। यानी कि किसी कण की स्थिति के बारे में नहीं पता लगा सकते और किसी कण के संवेग के बारे में नहीं पता लगा सकते, किसमें, क्वांटम यांत्रिकी। ठीक है, चिरसम्मत में लगा सकते हैं, लेकिन हम कौन सा पढ़ रहे हैं, क्वांटम यांत्रिकी। यदि स्थिति में अनिश्चितता कितनी पाई जा रही है, डेल्टा एक्स पाई जा रही है, और संवेग में अनिश्चितता कितनी, डेल्टा पी एक्स चाहिए, तो इन दोनों का गुणनफल हमेशा h कट अपॉन 2 से क्या होता है, ज्यादा होता है, या फिर क्या होता है, बराबर होता है। और इस h कट की वैल्यू कितनी होती है, h अपॉन 2 पाई होती है। और h कट की वैल्यू अगर हम ये देखें तो 1.054 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, h की वैल्यू रख ही देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये कौन सा, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। बस इतना ध्यान रखना, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या कहता है कि जो स्थिति है और संवेग है उसका एक साथ निर्धारण नहीं किया जा सकता। यदि आप स्थिति पता करने जाओगे तो संवेग चेंज हो जाएगा, संवेग पता करने जाओगे तो स्थिति चेंज हो जाती है। ठीक है, तो उनमें क्या पाई जाती है, अनिश्चितता। यही हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का क्या कहलाता है, सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हम कल पढ़ेंगे।